गरीब बहन आई अमीर भाई के घर। क्या हुआ माला, क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे मन की स्थिति बड़े अच्छे से समझता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। मैं अभी आपका खाना पैक कर देती हूँ। आप समय से निकल जाइए, कहीं बस ना छूट जाए। अरे मैं तो दीदी से राखी बंधवाने जा ही रहा हूँ माला। मेरा बड़ा ही मन है कि इस बार तुम भी मेरे साथ शहर चलो। जो भी होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। नहीं नहीं, कहीं पहले की तरह हुआ तो। लेकिन जब से उसकी तबीयत खराब की खबर सुनी है, तब से मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे नहीं माला, हमेशा समय एक जैसा थोड़ी ही रहता है। और कहते हैं ना, 12 साल बाद तो घूरे के दिन भी फिरते हैं। और फिर आज तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। सतीश के मुंह से ये बात सुनकर माला और सतीश दोनों मुस्कुराने लगते हैं। और थोड़ी देर में एक सादी सी साड़ी पहनकर माला सतीश के साथ शहर की ओर निकल पड़ती है। मम्मी, देखो, आपने माला दीदी को फिर से जिता दिया। आप हमेशा उन्हीं की साइड लेती हो। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों जिताऊंगी उसको। देखो, आपने दीदी की ये गोटी क्यों नहीं काटी फिर। हाँ देखो ना, बात तो बिल्कुल सही है। लगता है तुम माँ बेटी एक ही पार्टी में हो। हाँ पापा, सही कहा आपने। चलो हम दोनों भी एक ही पार्टी में हो जाते हैं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। आज की कहानी एक ऐसे खुशहाल परिवार की है जहां परिवार के मुखिया विनोद जी अपनी धर्मपत्नी राधा और दो बच्चों माला और रवि के साथ खुशी से जीवन बिता रहे थे। लेकिन कहते हैं कि आपकी खुशियों को नजर लग जाती है। एक दिन एक सड़क हादसे में विनोद की मौत हो जाती है। अरे राधा, हिम्मत रखो। तुम ऐसे रोगी तो फिर इन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। दीदी, अब मैं जी कर क्या करूंगी। मुझे तो बस अब यही चिंता खाई जा रही है कि इस घर का और मेरे बच्चों का खर्च कैसे चलेगा। मेरे बच्चों का भविष्य का अब क्या होगा। जिसका कोई नहीं होता राधा, उसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ होता है। तुम तो हाथ के हुनर की खिलाड़ी हो। कल से ही अपनी सिलाई मशीन निकालो और काम शुरू करो। गांव वाले क्या कहेंगे दीदी? अरे उनके लिए मैं खड़ी हूं ना। तुम्हारे आगे कोई निगाह तिरछी करके तो दिखाए। कल्याणी, जो कि राधा की पड़ोसन थी, ऐसे कठिन समय में पूरे परिवार की ढाल बनकर खड़ी रही। क्या हुआ माँ, आज आप इतनी चुप चुप क्यों लग रही हो। पता नहीं बेटा, कुछ दिनों से मेरे पेट में कुछ दर्द सा हो रहा है। माँ, आप आजकल ज्यादा सिलाई मशीन चला रही हो, शायद इसीलिए। आप हट जाओ, आज सिलाई मैं करूंगी। अरे नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें करती है। तेरी पढ़ाई तो तंगी के कारण पहले ही बंद हो चुकी है। अब तो ये सिलाई ना कर, बस मेरी थोड़ी मदद कर देती है ना तो वही बहुत है। माँ, सिलाई तंगी के कारण नहीं, खुद मेरे कारण हुई है। क्योंकि अब हम दोनों का एक ही सपना है कि हम अपने रवि को बड़े से स्कूल में पढ़ाएं। हाँ माला, अब हमारा रवि एक बड़ा आदमी बन जाए, बस यही हमारा सपना है। थोड़ा समय और बीतता है और फिर एक दिन अचानक से सिलाई करते समय उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। रवि और माला अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अंकल, क्या हुआ मेरी माँ को। बेटा, आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, आप उसे लेकर आओ। अंकल, हम ही दोनों हैं, आप हमको ही बता दो। बेटा, आपकी माँ को कैंसर है। अब बस वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर राधा दोनों बच्चों को कसकर अपने सीने से लगा लेती है। माला बेटा, अब आज से रवि तुम्हारा भाई नहीं बल्कि बेटा है। अब तुम्हें ही इसका ध्यान रखना है। इतना कहकर राधा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अब पूरे घर की जिम्मेदारी माला के कंधों पर थी। देखो काकी, ये सही सिला है। हाँ माला बेटिया, बहुत ही बढ़िया। तू तो बस अपनी माँ की परछाई है। बस अब रवि भी जल्दी से बड़ा हो जाए, फिर तुम्हारे दुख के दिन चले जाएंगे। हाँ
काकी, अब अगले महीने रवि को शहर पढ़ने जाना है, लेकिन मेरी सांस तो अभी से अटकने लगी है। अरे इतना नहीं घबराते बिटिया, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ। वो शहर जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, फिर नौकरी करेगा, तभी तो अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा करेगा ना। हाँ काकी। थोड़े समय के बाद रवि शहर पढ़ने चला जाता है और इधर माला दिन रात सिलाई करके उसे पैसे भेजा करती थी। फिर एक दिन, बेटा रवि, अब तू भी शहर रहने लगा है, जल्दी ही तेरी नौकरी भी लग जाएगी, फिर यूं तेरा गांव आना जाना भी नहीं होगा। अब तेरी दीदी भी बड़ी हो रही है, मैं चाहती हूँ कि तू इसके हाथ पीले कर दे। हाँ काकी, आप ठीक कह रही हो, लेकिन फिर दीदी के जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा? और अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपनी दीदी की शादी धूमधाम से कर सकूं। इतना कहकर रवि जोर जोर से रोने लगता है। तुम दुखी ना हो रवि, मैंने एक अच्छा लड़का देख रखा है। उन्हें अपनी माला बहुत पसंद है और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारी माला वहाँ खुश रहेगी। ठीक है काकी, आप जैसा कहो। थोड़े समय बाद ही माला की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। लेकिन अभी भी वो अपने भाई का बहुत ध्यान रखती थी। कुछ समय के बाद रवि के शहर में बहुत ही बढ़िया नौकरी लग जाती है। अरे दीदी, मेरी नौकरी लग गई है। अरे मेरे लाल, तुम जुग जुग जियो, बस यूं ही तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। काश आज हमारे मम्मी पापा ये दिन देखने के लिए जिंदा होते तो कितने खुश होते। दीदी, अब मैं जल्दी जल्दी नौकरी बदलकर एक अच्छे पैकेज पर पहुंच जाऊंगा। बस सब कहते हैं कि पहली नौकरी लगना कठिन होता है। तुम बहुत आगे जाओ मेरे भाई, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। अब रवि अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और पहले की तरह माला से मिलने भी नहीं आता था। फिर एक दिन, अरे ये क्या रवि? दीदी, मैंने शादी कर ली, ये सीमा मेरे साथ ही काम करती है। अरे कोई बात नहीं माला, सारे सवाल जवाब यही करोगी कि कम से कम दोनों को अंदर आने दोगी? अच्छा रवि, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। हाँ दीदी, हमने कोर्ट मैरिज ही करनी थी तो हमने कर ली। अपने छोटे भाई की शादी के लाखों सपने आंखों में सजाए माला को एक जैसे धक्का सा लगता है। अब चलो ना रवि, यहाँ कितने मच्छर हैं गांव में। हाँ भाभी, यहाँ गांव में मच्छर हो ही जाते हैं। लाओ आपके ऊपर पंखे से हवा कर दूं। हाँ, नहीं नहीं, बस ठीक है। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ, कल हम दोनों का ऑफिस भी है। अब आप जीजा जी के साथ शहर आना। कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है और रवि अपनी बहन को फोन करता है। दीदी, इस बार की राखी आप यहाँ मेरे घर आकर ही बांधना, इस बहाने से ही सही, कम से कम मेरा घर तो देख लोगी। हाँ मेरे भाई, इस बार तेरी दीदी अपने भाई के बड़े से घर में राखी बांधने आएगी। हाँ, ये क्या, रवि ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और अपनी बहन को न्योता भी दे दिया। अगर यही हाल रहा तो मेरा ये घर धर्मशाला बन जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा सीमा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। राखी के दिन माला खूब सारे सपने आंखों में संजोए अपने पति के संग अपने भाई को राखी बांधने चल देती है और वहां पहुंचकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाकई रवि ने तो घर बहुत अच्छा बनाया है। हाँ जी, सही कहा आपने। आखिर भाई किसका है? अच्छा जी, अपने भाई पर इतरा रही हो? 8 सालों के इंतजार के बाद ये खुशियां नसीब हुई हैं जी। तभी रवि भी बाहर आता है। अरे दीदी, जीजा जी, अब बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए ना। बस रवि, अभी ही आए हैं। आओ आओ, अंदर चलते हैं। सीमा, देखो कौन आया है। पता था आज कौन आने वाला है। सीमा अपने दिमाग में एक योजना बनाती है और वो माला को अपने कमरे में आराम करने के लिए कहती है। आओ दीदी, आप लोग थक गए होंगे ना। हाँ, हमारे कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक राखी बांधने का भी समय हो जाएगा। ठीक है भाभी। मेरी भाभी कितनी अच्छी है,
मैं यूं ही इनके लिए बेकार सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही माला कमरे से आराम करके निकलती है, वैसे ही सीमा घर में शोर मचाना शुरू कर देती है। हे भगवान, मेरा डायमंड वाला नेकलेस नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? अरे यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा सीमा। अरे अभी इस बेड पर रख कर गई थी मैं, उसके बाद से तो सिर्फ दीदी और जीजा जी ही इस रूम में सोए हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है सीमा? हाँ, जो तुम सोच रहे हो ना वही मतलब है मेरा। जरन का बैग तो चेक करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लेकिन सीमा बिना कुछ सुने ही उनका लाया हुआ बैग पलट देती है और उसमें से वो सेट निकलकर जमीन पर गिर जाता है। ये क्या दीदी? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, और ये मेरे थैले में कहाँ से आया? नहीं नहीं रवि, ये सब हमने नहीं किया, हमारा भरोसा करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप दोनों बस इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन ये राखी, हाँ, ये राखी भी ना आप लोग अपने साथ ही लेते जाओ। रोते हुए माला और उसका पति अपने गांव वापस लौट जाते हैं। तभी बस के ब्रेक लगने से माला का ध्यान टूटता है। क्या हुआ माला, नींद पूरी हो गई क्या? हाँ, बस यही मानो। सतीश और माला दोनों आज 10 साल बाद बड़ी ही हिम्मत करके रवि के घर पहुंचते हैं। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे आप कौन हो और यहाँ घर के अंदर कैसे? तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम सोनू है। मेरे पापा का नाम श्री रवि कुमार है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सीमा है। ये सुनकर माला सोनू को गले से लगा लेती है। सुनते हो जी, ये मेरा भतीजा है। बेटा, पापा कहाँ है? आओ, मैं आपको पापा के कमरे तक ले चलता हूँ। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे घर के अंदर घुसे चले आए। अभी रवि सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे पता चला, इसलिए मैं अपने भाई को देखने आई हूँ और साथ में ये रक्षा सूत्र लाई हूँ जो मेरे भाई का ध्यान रखेगा। क्यों, अपनी पिछली वाली बेइज्जती भूल गई क्या, जो फिर से मुंह उठाकर यहाँ चली आई? मुझे पता है, पिछली बार तुम्हारी ही साजिश थी जो मुझे फंसाया था, लेकिन इस बार मैं अपने भाई को राखी बांधे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इन दोनों के बीच हो रही बातचीत से रवि की आंख खुल जाती है और वो बातचीत को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। हाँ, मैंने की थी साजिश, नहीं तो तुम लोग मेरा घर धर्मशाला बना देते। देखो ना, आज 10 साल बाद इस घर की दहलीज पर कदम रखा है, लेकिन अभी गार्ड से कहकर ना तुम लोगों को बाहर फेंकवा दूंगी। हाँ, खुद के बच्चे तो हुए नहीं, मेरे बेटे के ऊपर आए जादू टोना करने वाली। हाँ। माला की माँ ने माला को रवि की जिम्मेदारी दी थी और माला ने रवि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, अपनी औलाद से भी ज्यादा। लेकिन जब रवि ने माला के साथ ऐसा किया तो माला का औलाद से भरोसा उठ गया, इसलिए माला ने माँ ना बनने का फैसला किया है। तुम्हें आज तक शर्म नहीं आई? मेरी माँ जैसी बहन को मुझसे दूर रखा और मुझे समय समय पर झूठी झूठी बातें बताती रही कि दीदी ने मेरे बारे में ये कहा वो कहा। सीमा का सर शर्म से झुक गया। माला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके प्यार के लायक था ही नहीं। और सुनो तुम सीमा जी, आज ही मैं तुम्हारे पेपर तैयार करवाता हूँ और तुमको तलाक देता हूँ। नहीं नहीं रवि, तुझे मेरी कसम, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ये मेरी भाभी है, कोई गलती हुई भी है तो क्या हुआ, माफी भी है उसकी। ये सुनकर सीमा भी पैर पकड़कर माला से माफी मांगती है और माला उसे अपने गले लगा लेती है। फिर आज एक गरीब बहन अमीर भाई के घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। हे रोशनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मोनी, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कॉलेज के बाद तो गायब ही हो गई, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ रक्षाबंधन के लिए राखी लेने आई थी। अरे रोशनी, तुम्हारी आदत नहीं बदली ना, अभी भी तुम सड़क से ही सामान खरीदती हो। अरे अपने भाई के लिए तो किसी मॉल से बढ़िया सी राखी खरीद लो, यहाँ की राखी से तो स्किन एलर्जी होने का बहुत डर रहता है।
अरे मोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो हमेशा अपने भाई के लिए इन्हीं दुकानों से राखी खरीदी है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, और किसी के साथ मैंने ऐसा होता हुआ भी नहीं सुना। रोशनी की बात सुनकर मोनी चिढ़ जाती है। हाँ, वैसे भी तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को क्या पता कि स्टैंडर्ड क्या होता है। हाँ, मैं ना तुम्हारे जैसे कहीं से भी चीजें नहीं उठाती। अरे जितने के तुमने कपड़े पहने हैं ना, उतने में तो मेरे पैर की जूती भी नहीं आती। अगर इतना ही घमंड है अपने पैसों पर, तो यहाँ क्यों खड़ी हो? इस बाजार में सभी गरीब लोग घूम रहे हैं, कहीं उनसे तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। मोनी गुस्से में आगे बढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। मुझे भी ना इस गरीब से मिलने का कोई शौक नहीं है। आज के बाद में इसे अपनी कभी शक्ल तक नहीं दिखाने वाली। हाँ। मोनी बहुत ही अमीर परिवार से थी और रोशनी बहुत गरीब परिवार से। रोशनी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। मोनी अपने घर पहुंच जाती है। हे मॉम, हे डैड, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाय बेटा, आज हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। बट मॉम, आज तो राखी है ना। यू नो ना, मुझे ये फेस्टिवल कितना फेवरेट लगता है। आज के दिन आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आई नो बेटा, बट वी हैव टू गो। तुम्हारा भाई तो यही है ना, जाओ, यू कैन सेलिब्रेट विद हिम। ऐसा बोलकर उसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं और मोनी अंदर आ जाती है और उसका भाई फोन पर बात कर रहा था। हे भैया, आज राखी है, कैन वी सेलिब्रेट नाउ? मोनी, इट्स इम्पोर्टेंट कॉल, कैन यू वेट फॉर अ वाइल? मोनी अपने भाई का इंतजार करती रहती है और दूसरी तरफ रोशनी अपने भाई को राखी बांधती है और उसका भाई उसे एक पेन गिफ्ट करता है। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी, कोई सस्ता सा पेन ला देते। अरे रोशनी, उस दुकानदार ने बताया था कि बड़े बाबू लोग ना ऐसा ही पेन खरीदते हैं, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया ताकि तुम भी कोई अफसर बन सको। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं आपका ये सपना ना जरूर पूरा करूंगी। रोशनी का भाई एक फैक्ट्री में काम करता था। रोशनी के लिए वही उसका माँ बाप था। बचपन में ही उनके माता पिता की एक फैक्ट्री में आग लगने के कारण मौत हो गई थी। तब से रोशनी का ख्याल चेतन ही रख रहा था। दूसरी तरफ मोनी को नींद आ गई थी और उसका भाई उसके पास पैसों की गड्डी छोड़कर वहां से चला गया था। मोनी की जब नींद खुली तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने नोटों की गड्डी फाड़कर फेंक दी। मैं कैसे समझाऊं कि मुझे पैसा नहीं, परिवार का साथ और प्रेम चाहिए। शाम होने पर उनके पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं। मोनी बेटा, तुम्हारी शादी हमने पक्की कर दी है। लड़का और उसकी फैमिली ना यूएस में सेटल्ड हैं। पर माँ, मेरी मर्जी के बगैर आप मेरा रिश्ता कैसे कर सकते हैं? आज तक जो तुमने मांगा है तुम्हें हमने वो दिया है, तो क्या अब हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम तुम्हारा रिश्ता अपनी मर्जी से तय कर सकें? पर आप तो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे ना मॉम डैड? हाँ हाँ बेटा, रिश्ता हमारे बिजनेस पार्टनर की तरफ से आया था, तो हम उन्हें मना नहीं कर पाए। अपने माता पिता की बात सुनकर मोनी कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद मोनी की शादी उस अमीर परिवार में हो जाती है और मोनी यूएस चली जाती है। दूसरी तरफ रोशनी जी जान लगाकर पढ़ाई करती है, क्योंकि अब कुछ ही समय में उसका यूपीएससी का एग्जाम होने वाला था। लेकिन एक दिन उसके भाई की फैक्ट्री में आग लग गई और सभी मजदूरों के साथ उसका भाई भी घायल हो गया। रोशनी को जैसे ही ये बात पता चली, वो सीधे अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर साहब, मेरे भाई खतरे से बाहर तो है ना? उनकी जान तो बच गई है, लेकिन उन्हें ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। कुछ दिनों में उसका भाई घर वापस आ जाता है, लेकिन अब वो काम पर नहीं जा सकता था, जिस वजह से अब रोशनी को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। रोशनी लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती और फिर घर पर ही अपने भाई की देखभाल करती। हे भगवान, कैसा भाई हूं मैं जो अपनी बहन को इतना कष्ट दे रहा हूँ। काश कि मैं तुझे किसी घर ब्याह देता, कम से कम आज तुझे यूं घर घर जाकर काम तो नहीं करना पड़ता। तुम चिंता मत करो भैया, बुरा समय आया है तो चला भी जाएगा। हमें बस मेहनत करते जाना है। बचपन से आपने बहुत मेहनत की है, अब मेरी बारी है भैया, मैं आपको निराश नहीं करूंगी।
अब रोशनी आधी रात को उठकर पढ़ा करती थी ताकि वो अपनी यूपीएससी की परीक्षा अच्छे से दे सके। और देखते ही देखते परीक्षा का दिन भी आ जाता है और रोशनी अच्छे से अपनी परीक्षा देती है। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन भी आ गया था और रोशनी इस साल भी अपने भाई के लिए राखी लेने बाजार जाती है और घर आकर अपने भाई को राखी बांधती है और उसका मुंह मीठा कराती है। रोशनी, इस हालत में मैं तेरे लिए कुछ ना ला सका बहन। नहीं भैया, इस बार तो आपने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है। और रोशनी ने उसके हाथों में अपना यूपीएससी का रिजल्ट रख दिया। भैया, मैंने एग्जाम पास कर लिया है। ये सब आपकी तपस्या का फल है भैया। अगर आप मुझे ना पढ़ाते तो शायद आज मैं भी किसी की गुलामी कर रही होती। नहीं रोशनी, ये तो तेरी मेहनत का फल है जो तूने इतनी कठिनाई के समय में भी अपना हौसला नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ मोनी का रक्षाबंधन इस बार भी सूना था। अब तो वो देश से भी दूर रहती थी और उसके पति ने इंडिया जाकर राखी मनाने से भी मना कर दिया था। मोनी का फोन बजता है। लगता है भैया का फोन आया है। चलो, कम से कम उन्हें मेरी याद तो आ गई। मोनी जब देखती है तो फोन किसी दोस्त का था। मोनी की दोस्त उसे रोशनी के बारे में बताती है कि अब वो कलेक्टर बन गई है। ये सुनकर मोनी का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो फोन काट देती है। कितना घमंड था मुझे अपने पैसों पर, लेकिन आज इन्हीं पैसों ने मुझे सबका गुलाम बनाकर रख दिया है। और दूसरी तरफ वो रोशनी, जिसे मैं गरीब कहा करती थी, आज वो एक बड़ी अफसर बन चुकी है और आज वो अपने फैसले खुद ले सकती है। काश मैंने उसकी बातों को समझा होता। तभी मोनी के घर की घंटी बजती है। मोनी दरवाजा खोलती है तो बाहर उसका भाई और पेरेंट्स खड़े थे। मुझे माफ कर दो मोनी, मैंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, इस त्योहार का मतलब समझ में आया। मोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी बहन। और मोनी अपने भाई के गले लग जाती है। इस बार का रक्षाबंधन दोनों भाई बहनों के लिए जीवन में उजाला लेकर आया था।